सबसे पहले भाई सॉरी बोलता हूँ, बहुत सारे लोग ऑफेंड हुए लास्ट वीडियो के अंदर। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे। और हाँ भाई, हमारी वीडियो मल्टी लैंग्वेज में होनी शुरू हो गई है। आप सेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में दिखाई दे रही है तो आप सेटिंग पे क्लिक कीजिए और लैंग्वेज चेंज कीजिए हिंदी के अंदर। मैं एक ह्यूमन हूँ और मैं ह्यूमन वॉइस के अंदर ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट अगर आपको इंग्लिश में सुनना है तो आपको ह्यूमन नहीं दिखाई देगा, वो हमारी एआई वॉइस है। सबसे पहले न्यूज शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी फिजिक्स वाला की। तो वो सारथी आईएएस को एक्वायर कर रहे हैं 130 करोड़ के अंदर। रिपोर्ट्स ऐसा कह रही है। पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है फिजिक्स वाला ने बहुत ही तेजी से एक्विजिशंस वाला रूट लिया है और कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। जहां पहले ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी, पहला राउंड ही $1 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर हुआ था, उसके बाद वैल्यूएशन बढ़ती भी गई, बट अब कहीं ना कहीं कंपनी लॉस की तरफ जा रही है। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि दृष्टि आईएएस को भी वो खरीद रहे हैं। 2,500 से 3,000 करोड़ के बीच का एक्विजिशन हो सकता है। चैतन्य एकेडमी की बात करके चले, उनसे भी डिस्कशन चल रही है। राउ आईएएस स्टडी सर्कल की बात करके चले, उनसे भी बातचीत चल रही है। तो बहुत तेजी से जो एक्विजिशन चल रही है, क्या ये फिजिक्स वाला की नेगेटिव साइड हो सकती है? ये तो टाइम बताएगा। देखो, स्टार्ट जब ये कंपनी हुई थी बहुत ही बढ़िया जा रही थी, बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ चेंज कर रही थी, अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ चेंज कर रही होगी, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें खराब होती हुई दिखाई दे रही है। ये बायजूस वाली कहानी है भाई। स्टार्टिंग के अंदर बायजूस भी एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा था। उसके बाद फंडिंग के चक्कर में उनको स्केल करना पड़ा, कोविड आया, कोविड के बाद पैसा आया, उन्होंने बहुत सारी एक्विजिशंस करी, जिसकी वजह से गलत टीम भी कंपनी के अंदर आई और कहीं ना कहीं कंपनी बर्बाद होती हुई चली गई। मुझे पर्सनली लगता है बाइट हेड जूनियर जब बायजूस ने एक्वायर करी थी, उसी के बाद में बायजूस की नेगेटिव चीजें शुरू हो गई थी, क्योंकि वहां का जो कल्चर बायजूस के अंदर आया उसकी वजह से चीजें खराब हुई। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी बायजूस के ऊपर मैंने डिटेल की स्टडी बहुत टाइम पहले बना रखी है, उसको देख लेना, आपको समझ में आएगा बायजूस का डाउनफॉल कैसे हुआ था। तो मुझे कहीं ना कहीं फिजिक्स वाला की कहानी भी वैसी सी दिखाई दे रही है। मैं नहीं चाहता कि भाई ऐसा हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, यूट्यूब कम्युनिटी से निकल के इतने बड़े गए, और पिछले कुछ टाइम से जो एक्विजिशंस हुई है इसकी वजह से इनके ऊपर बर्डन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और लॉस जब होता है कंपनी को ना, तो इन्वेस्टर डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। इन्वेस्टर कहता है कि भाई मेरे हिसाब से कंपनी चलाओ वरना पैसा नहीं दूंगा। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपको कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी, क्योंकि आप लॉस कर रहे हो। कहने को कंपनी की ऑन पेपर वैल्यूएशन $100 बिलियन भी हो, बट अगर सामने से पैसा नहीं आ रहा तो वो भी कंपनी बंद हो सकती है। और ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। मुझे याद आता है आसमी बाजार का एक बहुत बड़ा केस, जहां पर सब कुछ था उनके पास में, टीवी एडवर्टाइजिंग सब कुछ, और रातों रात बिजनेस बंद हो गया था क्योंकि पीछे से पैसा नहीं आ रहा था। अगली खबर है क्रेड की। तो उनका भी वैल्यूएशन कट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 30% से $4 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर शायद वो 100 से $200 मिलियन रेस कर सकते हैं। 2022 में इस कंपनी की वैल्यूएशन $6.4 बिलियन थी, जब इन्होंने $140 मिलियन रेस करे थे। और इनका प्लान है आने वाले 2 साल के अंदर आईपीओ निकालने का। रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 71% रेवेन्यू बढ़ा है, ऑलमोस्ट 2400 करोड़ का इनका रेवेन्यू पहुंच गया है। बट कहानी ये है कि 1650 करोड़ के आसपास लॉस भी किया है इन्होंने। ये चीज ना सही नहीं है। अभी क्रेड बहुत ही बेहतर हो गया है मेरे हिसाब से। एक टाइम था जब क्रेड सिर्फ लॉसेस ही कर रहा था, रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर रहा था, बट आज कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। बट बहुत टाइम हो गया क्रेड को वेट करते हुए कि भाई किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करेंगे। बाकी कुणाल शाह जी की जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत बढ़िया है। इस चक्कर में फंड्स तो मिलते रहेंगे फिलहाल के लिए, अनटिल अनलेस कुछ बहुत बड़ा कारण हो जाता है तो। बाकी ब्लू स्मार्ट की बात करके चले तो उन्होंने अपनी राइड हेलिंग बिजनेस को, जो कैब वाला बिजनेस था, उसको बंद कर दिया है भाई। यहाँ पर अगेन बहुत बुरा हाल चल रहा है। कुछ टाइम पहले खबर निकल के आई थी कि उबर इनको खरीद रहा है, फिर इन्होंने मना कर दिया, पता नहीं क्या क्या हुआ, और अभी अपना पूरा बिजनेस खत्म कर रहे हैं। देखो, इसके पीछे 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक ये भी हो सकता है इनकी जो गाड़ियां थी वो उबर पे लग गई, क्योंकि उबर के साथ इन्होंने B2B डील करी थी, जहाँ पे 700-800 गाड़ियां उबर को दे रहे थे। अब इसके साथ में एक और रीजन हो सकता है कि कंपनी की टॉप मैनेजमेंट छोड़ के जा रही है, जिस चक्कर में कंपनी को पैसा रेस करने में दिक्कत आ रही है। कंपनी लॉसेस कर रही है और कंपनी को पैसे अगर नहीं मिलेंगे तो कंपनी करेगी क्या? कंपनी जाएगी ज़ॉम्बी के डायरेक्शन में। ज़ॉम्बी क्या होता है? जहां पर आप अपने खर्चों को इतना कम कर लेते हो कि आपका रनवे बढ़ जाता है। समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलो एक कंपनी है जो 100 करोड़ साल का लॉस करती है और उसके अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए पड़े हैं। इसका मतलब क्या है? अगर ऐसे ही लॉस करती रहेगी कंपनी तो कम से कम 10 साल तो जी लेगी। ऑल्दो आप ये कह सकते हो कि 1000 करोड़ के ऊपर भाई इंटरेस्ट भी तो आएगा, 10% इंटरेस्ट आएगा, तो एक तरह से 100 करोड़ रुपए उनका लॉस इंटरेस्ट में चला जाएगा। बट मैं हाइपोथेटिकली मान के चल रहा हूँ, इंटरेस्ट इंक्लूड करने के बाद भी 100 करोड़ रुपए का कंपनी को लॉस हो रहा है, तो 10 साल का उनके पास में रनवे पड़ा है। अब कंपनी क्या करती है? अपने खर्चों को कम कर देती है, फायरिंग करती है, सब कुछ कम करती है, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू भी कम हो जाता है। अब कंपनी का जो लॉस है वो 20 करोड़ रुपए आ जाता है। अब 1000 करोड़ रुपए तो अभी पड़े हैं,
अगर आपका लॉस 20 करोड़ हो जाएगा तो आपका रन रेट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये होता है ज़ॉम्बी के डायरेक्शन में जाना। तो मैं ये नहीं कह रहा ब्लू स्मार्ट ज़ॉम्बी के डायरेक्शन में जा रहा है, बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंच के चक्कर में इनको स्लो डाउन करना पड़ रहा है। अभी रिसेंटली ही दुबई के ऑपरेशंस को भी बंद किया गया था, सऊदी अरेबिया में एक्सपैंड करने का प्लान था उसको भी रोका गया। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जाने का जो प्लान था वो रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस जो मेन बिजनेस है वो भी रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फोकस रहेगा B2B के ऊपर। बाकी डिलीवरी के सीईओ की बात करके चले तो रिसेंटली उन्होंने ई-कॉम एक्सप्रेस खरीदा, जिसके बाद में बहुत क्रिटिसिज्म मिला उनको पूरी मार्केट से, शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए। रीजन क्या था कि डिलीवरी भाई प्रॉफिट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था, और उन्होंने ई-कॉम एक्सप्रेस जो कि एक डिस्ट्रेस सेल वाला लॉस मेकिंग बिजनेस था उसको खरीद लिया। मतलब कंपनी का बैंड बजा पड़ा था और उसको खरीद लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अभी पैसा बनाना शुरू किया था वो लॉस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके चक्कर में शेयर मार्केट में इनके प्राइसेस भी घटते हुए दिखाई दिए। बट यहाँ पे इनके सीईओ का कहना है कि भाई बहुत ही लो रिस्क बेट है, इतनी बड़ी टेंशन वाली चीज नहीं है जितनी आपको लग रही है। कंपनी का रेवेन्यू 1912 करोड़ का था, नेट लॉस 400 करोड़ का था, बट भाई रेवेन्यू तो था। अभी जब दोनों कंपनियां जुड़ जाएगी इसकी वजह से रेवेन्यू ओवरलैप हो जाएगा 95% का, और कस्टमर काउंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब है अपने खर्चों को कम कर सकते हो। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से ही आप जो आपने एक्वायर किया है उसमें बहुत सारा बिजनेस रन कर पाओगे, जो कि अगेन अच्छी चीज हो सकती है। बाकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स आएगी तभी बेटर कहानी पता लगेगी। बाकी अभी रिसेंटली एक सर्वे किया गया जिसके हिसाब से 45% जो कंपनीज है वो रिक्रूट करने का प्लान कर रही है फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। ये एक अच्छी चीज है। जहां पर इकोनॉमिक चीजें सही नहीं दिखाई दे रही है वहां पर सर्वे के अंदर अच्छे नंबर्स निकल के आए हैं। 13% कंपनीज ने ये बोला कि वो अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को रिप्लेस करना चाहती है, मतलब 13% तो निकलेंगे, 45% हायर करेंगे। तो आप माइनस भी कर सकते हो एक बार को। 26% एम्प्लॉयर सोच रहे हैं कि हमको टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स चाहिए, परमानेंट नहीं चाहिए। 16% कंपनीज कह रही है कि हम इस कांड वाले माहौल के अंदर नहीं हायर कर रहे भाई। और अगर लेवल्स की बात करके चले तो 37% मिड लेवल प्रोफेशनल्स हायर करे जा रहे हैं, 26% गिग कॉन्ट्रैक्चुअल रोल के ऊपर, 19% एंट्री लेवल और 18% सीनियर। इसका मतलब ये है भाई फ्रेशर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, ऑलरेडी जो 1-1.5 साल के एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि 37% मिड लेवल पे हायरिंग होने वाली है। बट फिर भी 19% ठीक ही है फ्रेशर्स के लिए। बाकी फ्रेशर्स तो हर जगह मार खाते ही है। बाकी दिल्ली गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने 30,000 तक की सब्सिडी निकालने की बात करी है टू व्हीलर्स ईवी के ऊपर। भाई बहुत बड़ा गेम है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। 10,000 रुपए पर किलोवाट आवर की सब्सिडी मिलेगी। मतलब अगर आप 1 किलोवाट आवर की बैटरी वाली कोई टू व्हीलर लेते हो तो आपको 10,000 डिस्काउंट मिलेगा, और इसको कैप कर दिया गया है 3 किलोवाट आवर के ऊपर, मतलब 30,000 तक का ही मिलेगा। अगर आप 5 किलोवाट आवर वाली कोई बैटरी लेते हो, 6 वाली लेते हो, तो उसमें भी आपको 30,000 का ही डिस्काउंट मिलने वाला है। स्टार्टिंग की 1000 वुमेन्स पे जो रजिस्ट्रेशन आएगी, जिनके पास में वैलिड लाइसेंस होगा, उनको 12,000 रुपए पर किलोवाट मिलेगा, मतलब 36,000 रुपए तक 2,000 रुपए पर किलोवाट का फायदा दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने का प्लान कर रहे हो तो वाइफ के नाम पे लो, बट कहानी ये है कि उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए। 3 व्हीलर्स में भी 10,000 रुपए पर किलोवाट रखा गया है, 45,000 रुपए पे कैप किया गया है, और जो ओल्ड सीएनजी ऑटो रिक्शा है उसकी स्क्रैपिंग के लिए 20,000 का इंसेंटिव भी दिया गया है, और 1 लाख रुपए का रिप्लेसमेंट इंसेंटिव भी प्रपोज किया गया है जो सीएनजी ऑटो होते हैं जिन्होंने 10 साल कंप्लीट कर लिए। तो ओवरऑल देखा जाए ना, ये दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। बट अगर हम बिजनेस एंगल से बात करके चले तो बहुत सारे बिजनेस को यहाँ पे एडवांटेज मिलने वाली है। तो दिल्ली गवर्नमेंट का एकदम स्ट्रॉन्ग रूल दिखाई दे रहा है कि भाई पॉल्यूशन को कम करना है, तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए आप जो जो काम कर सकते हो वो काम में आपको फायदा होगा। जिस काम में ज्यादा पॉल्यूशन होगा उस काम में आपको नुकसान हो सकता है अगर आप दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हो तो। बाकी इसी के अंदर एक अच्छी चीज बताई गई है, 13,200 पब्लिक ईवी चार्जिंग पॉइंट प्लान करने की बात करी गई है। मतलब हर 5 किलोमीटर के अंदर एक चार्जिंग पॉइंट होगा, जो कि बहुत बढ़िया चीज है भाई। जो लोगों को डर लगता है ईवी चलाने में, रेंज एंजाइटी, वो दूर होती हुई दिखाई देगी। बाकी कहीं ना कहीं बैटरी रिप्लेसमेंट के ऊपर कुछ लेके आना चाहिए, क्योंकि लोग लंबे टाइम के लिए खड़े नहीं रहेंगे कि भाई मेरा ईवी स्कूटर चार्ज कर दो। ऑल्दो घर से चार्ज करके निकलेंगे, बट कहीं ना कहीं अगर बैटरी रिप्लेसमेंट वाला को सीन निकाल दिया जाए कि मैं एक स्टेशन के ऊपर जाऊं, जहां से बैटरी निकालूं, वहां पे रखूं और दूसरी लेके आ जाऊं, वो एक स्केलेबल चीज हो सकती है। बट कहानी ये है, वो जो पूरी बैटरी की लायबिलिटी होगा वो कौन लेगा, वो सवाल है सबसे बड़ा। कि आप खराब बैटरी दे गए और नई बैटरी ले गए, उसके बाद आप आई नहीं,
तो कौन भुगतेगा ये सारा का सारा? ऑल्दो इसके भी सॉल्यूशंस है। मेरे को याद है मैंने एक पॉडकास्ट किया था स्टैटिक के फाउंडर्स के साथ में, उस बारे में हमने डिस्कस किया था वहां पर। अगर आपका इंटरेस्ट है ईवी के बारे में ज्यादा जानने का तो वो देख लेना। बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो गोल्ड को इंपोर्ट कर रहे हैं यूएसए से, ताकि वो ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल कर पाए। देखो सिंपल सी बात ये है, इस टाइम पे पूरी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है और पिछले कुछ टाइम से हम कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट को देख रहे हैं। ये नहीं है कि यूएसए से इंपोर्ट हो रहा है, उनको जहां से भी गोल्ड इंपोर्ट करना है धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर ही इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप कह दो कि भाई इंडिया जान करके मंगा रहा है क्योंकि यूएस से पंगे लेना चाहता है। हाँ, अगर गवर्नमेंट कह रही है ट्रेड डेफिसिट के चलते किया है तो करा होगा, क्योंकि अगर किसी कंट्री के पास में गवर्नमेंट गोल्ड रखवाती है तो आपको उस कंट्री को पैसे भी देने पड़ते हैं उनकी करेंसी के अंदर। मतलब हमको डॉलर में पैसे देने पड़ेंगे गोल्ड रखवाने के लिए, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी डॉलर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए भी शायद गोल्ड को मंगाया जा सकता है। बाकी अगर ट्रेंड देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली गोल्ड को इंडिया में ला रही है। बाकी यूएस टैरिफ्स की बात करके चले तो उससे जो ऑटो मेकर्स है उनको 108 बिलियन डॉलर का कॉस्ट आ सकता है। मतलब इतना खर्चा बढ़ेगा, और इसमें से कहा जा रहा है 41.7 बिलियन डॉलर कॉस्ट जो बिग थ्री कंपनीज है वो खुद बियर करेगी। बिग थ्री का मतलब हो गया फोर्ड, जनरल मोटर्स और स्टेलेंटिस। तो ये तीनों कंपनीज कुछ कॉस्ट को बियर करेगी और माना जा रहा है कुछ कॉस्ट अब कस्टमर के ऊपर भी आएगी। बाकी लेट्स सी क्या होता है। डोनाल्ड ट्रम्प तो चाह रहे हैं कि भाई यूएस के अंदर फैक्ट्रीज लग जाए, यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हो जाए, बट इससे बहुत सारे सप्लाई चेन के ऊपर डिस्टर्बेंस आ सकती है, क्योंकि यूएस के अंदर भी बहुत सारी कंपनियों ने फैक्ट्री लगा रखी है, बट उसमें से कुछ कुछ पार्ट भी इंपोर्ट होते हैं, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। बाकी एप्पल वालों की बात करके चले तो उन्होंने 22 बिलियन डॉलर के आईफोन्स बनाए 2024 के अंदर इंडिया के अंदर। ये बढ़िया बात है, 60% इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर, और ये नंबर आगे हमको बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। रीजन समझाने की कोशिश करता हूँ। एप्पल ने कोविड के बाद से चाइना से डाइवर्सिफिकेशन करने का प्लान कर लिया, मतलब खाली चाइना में नहीं बनाना और जगह पे भी बनाना है। तो उन्होंने इंडिया, वियतनाम और भी जगह पे बनाना शुरू कर दिया। अब इंडिया के अंदर इंसेंटिव स्कीम चल रही थी, इस चक्कर में इंडिया को उनको एक अच्छी मार्केट दिखी, इंडिया में बनाना शुरू किया, इंडियन की गवर्नमेंट ने साथ दिया, तो उनकी फैक्ट्री इंडिया के अंदर चल गई। अब रिपोर्ट्स कह रही है कि फॉक्सकॉन एक नई फैक्ट्री यूपी के अंदर भी सेटअप कर सकता है। 300 एकड़ का लैंड नोएडा के अंदर यमुना एक्सप्रेस वे के पास में लेने का वो प्लान कर रहे हैं। तो मतलब और आईफोन्स बढ़ेगी। तो एक रीजन तो ये हो गया, अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्री लगेगी तो आपको और ज्यादा फोन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। दूसरा रीजन बताता हूँ। दूसरा रीजन ये है कि जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है वो अब चाइना से भी चीपर हो रहा है। आईसीईए ने बोला है कि 0 टैरिफ लग रहा है स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स और आईफोन पे जो कि यूएस में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बाकी कंट्रीज के ऊपर 20% तो लग रहा है, इंडिया के ऊपर 20% भी नहीं लग रहा भाई। ये कहानी मेरे को समझ में नहीं आई, मैंने इसको वेरीफाई भी किया और न्यूज पोर्टल्स ने डाल रखा था। तो इंडिया और वियतनाम को फायदा होता हुआ दिखाई देगा और ये बहुत बढ़िया चीज है। तो इसके चक्कर में क्या होगा, इंडिया में जो फैक्ट्रीज लग रही है उसको भी बहुत तेजी से रन किया जाएगा, 3 शिफ्ट में काम चलाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आईफोन बना के इंडिया से ही बाहर सप्लाई कर सके। अब कहानी ये है कि हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से इसके ऊपर ध्यान देती है, क्या हम आईफोन वालों को सपोर्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये एक देखने वाली बात है। और इसके साथ में ना एक और चीज देखने को मिली है। अगर आपको याद होगा, टैरिफ लगने से पहले जो टिम कुक है वो डोनाल्ड ट्रम्प से मिलके आए थे और उन्होंने वादा भी किया था कि भाई मैं यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उसके बाद में टैरिफ लाया गया, जिसके चक्कर में एप्पल को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा था, बट कहीं ना कहीं एप्पल को एग्जेम्प्ट कर दिया गया भाई। अब मेरे हिसाब से एप्पल को ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। बाकी इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड तोड़ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 6% ग्रोथ दिखाई दी है प्रीवियस ईयर से। और बहुत चैलेंजेस चल रहे थे जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर, चाहे हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर ले, इजराइल हमास क्राइसिस के बारे में बात कर ले, फिर भी हमने दबा के एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक अच्छी चीज है। बाकी अगर हम सैमसंग की बात करके चले तो उसको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि सैमसंग के 60% से ज्यादा जो फोन है वो वियतनाम में बनते हैं और वहीं से पूरी ग्लोबल मार्केट में सप्लाई होते हैं। और वहां पे ड्यूटी लग रही है, जिस चक्कर में सैमसंग के फोन महंगे होते दिखाई दे सकते हैं और उनको नुकसान होगा। तो एप्पल को फायदा हो रहा है बट सैमसंग को नुकसान हो रहा है। बाकी हमारी गवर्नमेंट 25 चिपसेट डेवलप कर रही है अपने आईपी के ऊपर, और ये छोटी छोटी चीजों की होने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के हिसाब से, जो हाई रिस्क वाले एरियाज है उसके अंदर, जैसे सर्विलेंस हो गया, वाईफाई एक्सेस हो गया, उन सब की चिप्स बनाई जा रही है स्टार्टिंग के अंदर। गवर्नमेंट का फोकस डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम के ऊपर होने वाला है कि भाई आप चिप्स डिजाइन करो, आपको इंसेंटिव देगी गवर्नमेंट। और प्लान ये है कि इसकी वजह से 85,000 स्किल चिप डिजाइन इंजीनियर्स निकल के आएंगे 10 साल के अंदर, जो कि एक बढ़िया चीज है। बाकी पीयूष गोयल जी की बात करके चले तो उन्होंने बोला है कि भाई हमको कोई
कोई गन पॉइंट के ऊपर नेगोशिएट करने के लिए नहीं बोल सकता। बेसिकली ये कहीं ना कहीं यूएस को बोला गया है, उन्हीं को साइन दिया गया है। इंडिया और यूएस का जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी साइन हो रहा है, बट उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई यूएस वाले कुछ चाहते हैं, इंडिया वाले कुछ चाहते हैं, तो दोनों के दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चीजें कर रहे हैं। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने चिप टैरिफ भी अनाउंस करना है, अभी मैं न्यूज शूट कर रहा हूँ, इसके बाद ही करेंगे। जो भी किया होगा मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ कि भाई क्या हुआ, क्योंकि मैं लेट नाइट शूट कर रहा हूँ और ये सुबह न्यूज एडिट होगी। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने जो 125% का टैरिफ लगाया था रिटेलिएशन के ऊपर, रिटेलिएशन वाला टैरिफ, उसको स्मार्टफोन और लैपटॉप से हटा दिया गया है। अगेन एप्पल के लिए एक अच्छी खबर है। ऑल्दो आप कह सकते हो शायद ये टेम्परेरी है, बट कहीं ना कहीं जितने भी मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं चाइना से जो भेज रहे हैं यूएस के अंदर, उनको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। यूएस के जो टोटल 22% इंपोर्ट्स थे वो चाइना से थे और वो $101 बिलियन के थे, जिसमें स्मार्टफोन खाली $41 बिलियन का था, कंप्यूटर $36 बिलियन का था। तो कहीं ना कहीं एप्पल, एनवीडिया, टीएसएमसी, इंटेल, सैमसंग सबको राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है इस पूरे के पूरे सीन से। बाकी फर्स्ट क्वार्टर 2025 की बात करके चले तो चाइना का एक्सपोर्ट 4.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रीजन क्या है, ये सबको टैरिफ वाला सीन लग रहा था कि भाई ये लग जाएगा, तो मार्च के अंदर बहुत सारा माल यूएस में भेजा गया, इसलिए नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है अभी जो क्वार्टर चल रहा है, इस क्वार्टर के अंदर शायद हमको नंबर कम भी दिखाई दे। बाकी यूएस गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि मेटा को फोर्स किया जाए कि आप भाई इंस्टाग्राम को बेच दो, क्योंकि आप सही काम नहीं कर रहे हो, आप पूरा मोनोपोलिस्टिक काम कर रहे हो। मेटा वालों ने 2012 के अंदर इंस्टाग्राम खरीदा, 2014 के अंदर व्हाट्सएप खरीदा और कहीं ना कहीं पूरा एक अपना इकोसिस्टम बना लिया, जिसकी वजह से मेटा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब जो एफटीसी है उन्होंने एक एंटी ट्रस्ट ट्रायल बिठाया है जो कि 7 से 8 हफ्ते चल सकता है, जिसके अंदर डिसाइड किया जाएगा कि भाई क्या किया जाए। इससे पहले गूगल वालों को भी कह रहे थे भाई क्रोम बेच दो, एंड्रॉइड बेच दो, ये बेच दो, वो बेच दो। यहाँ पे मेटा वालों को कह रहे हैं भाई इंस्टाग्राम बेच दो, आगे बोलोगे व्हाट्सएप बेच दो। पर्सनली मुझे ना ये वाली एंटी ट्रस्ट वाली चीजें समझ में नहीं आती भाई। एक बंदा बिजनेस कर रहा है, उसको करने तो उसने मेहनत करी है। आप रेगुलेशन लगा सकते हो कि भाई हाँ ठीक है कि आप मोनोपोलिस्टिक कर रहे हो, आप अपने हिसाब से ये कर रहे हो, आप कैप्स लगा दो कि भाई इसके ऊपर ये चीजें नहीं हो सकती, बट ऐसा मत करो ना। अब इसके ऊपर मेटा वालों ने तो क्लियरली बोला कि भाई हम इस बातों को नहीं मानते, ये रियलिटी नहीं है। हमारे कॉम्पिटिटर में टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर, एक्स मतलब और आई मैसेजेस सब आते हैं, और मेरा भी ऐसा मानना है कि बिल्कुल आते हैं। जो आईफोन यूजर्स है ना, इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी मैं पर्सनली आई मैसेज के ऊपर आ गया हूँ भाई। व्हाट्सएप भी यूज करता हूँ मैं, पर आई मैसेज मुझे ज्यादा बेटर लगता है। कॉल भी कर लो, मैसेज भेज दो, हाई रेजोल्यूशन वाली फोटोज भेज दो। आई मैसेज उन लोगों के लिए जिनके घर में सबके पास आईफोन हो। बाकी अगर इनको लगता है इंस्टाग्राम मोनोपोली कर रहा है, तो मेरे हिसाब से फिर टिकटॉक क्या कर रहा है भाई? क्यों यूएस गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है टिकटॉक को खरीदने के पीछे कि भाई इसको यूएस का बनाओ, यूएस की कोई कंपनी खरीदेगी, यूएस को कोई इन्वेस्टर खरीदेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बाइटडांस की बात करके चले, जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, $33 बिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 2024 के अंदर। उन्होंने 63% इंटरनेशनल सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो मुझे नहीं लगता बाइटडांस टिकटॉक को बेचेगा, और कहीं ना कहीं इनको चाइनीज गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा होगा कि भाई हम नहीं बेचेंगे, बंद करने दो, रिटेलिएशन करने दो। क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि आपको धमकी दी जाएगी, उसके चक्कर में आपको कंपनी बेचनी पड़ेगी किसी कंट्री को, और शायद चाइना इस बात को नहीं मानेगा। बाकी निखिल कामत जी की बात करके चल रहे, $20 मिलियन उन्होंने ग्रीन लाइन मोबिलिटी में इन्वेस्ट किया है। $275 मिलियन की इक्विटी इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है, जिसमें निखिल कामत ने भी इन्वेस्ट किया है। ये कंपनी एलएनजी पावर ट्रक के ऊपर काम करती है, जो कि लंबे रूट के ऊपर जा सकते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम करती है, जो कि छोटे रूट्स के लिए होते हैं, और मेजरली ट्रक्स के लिए काम किया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान है, जिस चक्कर में हाईवेज वगैरह बनाए जा रहे हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की बात करी जा रही है, और साथ में हम देख भी रहे हैं पोल्यूशन को कम करने की भी कोशिश करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को एडवांटेज मिल सकती है। बाकी प्रेस्टीज केयर की बात करके चले तो वो $50 से $100 मिलियन रेस कर सकते हैं। ये बहुत टाइम से खबरें चल रही है, कभी पैसे रेस कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, खबरें चल रही है। लेट्स सी कब तक ये क्लोज होता है। कहा जा रहा है इसी हाफ के अंदर क्लोज हो जाएगा। इनका प्लान ये पैसा आएगा, इससे हम और एक्सपैंड करेंगे ताकि हम आने वाले 3 सालों के अंदर आईपीओ भी निकाल पाए। प्रेस्टीज ने भी रिसेंटली बहुत सारे लोगों को निकाला था ताकि वो प्रॉफिटेबल डायरेक्शन में जा सके। 2023 के अंदर 300 से 350 एम्प्लॉइज को भी निकाला गया था, उसके बाद 120 एम्प्लॉइज को निकाला गया था। तो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कंपनी ने बहुत सारे लोगों को निकाला है। अब पैसा रेस कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब फिर से हायरिंग करेंगे।
लेट्स सी क्या होता है। बाकी मैजिक पिन की बात करके चले तो उनका फैशन बिजनेस 1000 करोड़ की सेल्स पार कर गया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। अच्छी चीज है भाई, मैजिक पिन भी अच्छे लेवल पे ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे याद है अचानक ही एक ब्रांड निकल के आया था मैजिक पिन, और बहुत ही छोटा सा ब्रांड था जिस टाइम पे स्विगी, जोमेटो, शायद फूड पांडा भी था उस टाइम पे, बड़े ब्रांड्स बन चुके थे। ये नया नया आया और हर जगह पे कह रहा था कि भाई हमारे यहाँ से ऑर्डर करो, आपको कैशबैक मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। और बहुत जबरदस्त इन्होंने ऑफलाइन मार्केटिंग करी थी। इन्होंने अपने बंदे बिठा रखे थे दुकान के ऊपर जो कि आपसे ऐप इंस्टॉल करवाते थे, कूपन कोड देते थे जिससे आपको कैशबैक मिलता था। और आज देखो कंपनी कहाँ पहुंच गई है भाई, रेस्टोरेंट वाली गेम से अब सब कुछ कर रही है। ओएनडीसी के अंदर बहुत जबरदस्त काम कर रही है। बाकी जियो हॉटस्टार की बात करके चले तो 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे वो पहुंच गए हैं। ये बड़ी बात है भाई। अभी रिसेंटली दोनों कंपनियां मर्ज हुई है, जियो सिनेमा और हॉटस्टार, और कहीं ना कहीं जियो के जिसके पास में रिचार्ज थे सबको दे दिया गया है प्लान कि भाई आप ऐश करो। उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ है जिनके पास में ऑलरेडी जियो का प्लान भी था और साथ में उन्होंने हॉटस्टार की प्रीमियम वाली मेंबरशिप ले रखी थी। और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बाय हो गया इस टाइम पे जियो हॉटस्टार। आपको मैचेस भी देखने को मिलते हैं, आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल रहा है, इंडियन, बाहर का, सब कुछ। इससे पहले मैं कहता था अमेज़न प्राइम से बढ़िया कोई नहीं है, क्योंकि आपको एक तो डिलीवरी वाला सीन मिल जाता था। तो बहुत सारे लोग अमेज़न प्राइम की मेंबरशिप इसलिए भी लेते हैं ताकि वो फास्ट डिलीवरी को एक्सपीरियंस कर पाए। साथ में प्राइम वीडियो भी था, और प्राइम वीडियो पे मैंने कैप भी नहीं देखी थी, कितने लोगों को बांट रखा था। अभी रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कैप आई है, जहाँ पर मेरा अकाउंट थोड़ा सा रुक सा गया था, फिर मेरे को कस्टमर केयर से बात करके उसको अनलॉक कराना पड़ा। बाकी डाइकेन और वोल्टास की बात करके चले तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर केस कर सकते हैं। इंडिया के अंदर जितनी भी बड़ी एसी वाली कंपनीज है सबके सब अपोज कर रहे हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने ई वेस्ट पॉलिसी निकाली है, जहां पर जो ई वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसको बढ़ावा देने के लिए एक फ्लोर प्राइस सेट कर दिया गया है रिसाइकलर्स के लिए कि भाई आपको इसका इतना इतना दाम मिलेगा, जिसकी वजह से कंपनी कह रही है कि भाई हमारे मार्जिन कम हो जाएंगे, हमको प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। अगर हमको रिसाइकलिंग करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो वो जो कॉस्ट लग रही है वो कॉस्ट कहीं ना कहीं हमको कस्टमर पे ही ट्रांसफर करनी पड़ेगी। और वो हमको पता ही है, कॉस्ट कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर होगी, प्रोडक्ट महंगा होगा तो कहीं ना कहीं सेल्स नीचे जाती हुई दिखाई देगी। तो इस चक्कर में सारी कंपनीज अगेंस्ट है इसके। बाकी लेट्स सी क्या होता है। गवर्नमेंट का प्लान तो ये है कि ई वेस्ट मैनेजमेंट को थोड़ा सा फॉर्मलाइज किया जाएगा, तो इसके अंदर फंडिंग भी आएगी और ये वाला सेक्टर और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो उनके पास में 25.4% स्टेक है वोडाफोन आइडिया के। मतलब आप ये कह सकते हो सबसे लार्जेस्ट होल्डर है इंडियन गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया के अंदर, जहां पर उनके पास तकरीबन 49% शेयर होल्डिंग है। उसके बाद में आती है आम जनता पब्लिक शेयर होल्डिंग, अगर सबको मिला दिया जाए तो। उसके बाद में आता है वोडाफोन ग्रुप जिसके पास में 16.07% है। उसके बाद आदित्य बिरला ग्रुप जिनके पास 9.50% है। बाकी अगर हम टीसीएस की बात करके चले तो 45,612 करोड़ रुपीस टोटल डिविडेंड दिया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर उन्होंने। मतलब अगर आपके पास उसका शेयर पड़ा है तो 73 रुपीस का डिविडेंड आपको मिल सकता है, ये बढ़िया चीज है। यहाँ पर टाटा सन्स 71.7% स्टेक्स होल्ड करते हैं टीसीएस के। इसका मतलब 32,722 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल ईयर 25 में उनको मिलेगा। बाकी गोल्ड के प्राइसेस की बात करके चले तो भाई वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पिछले कुछ टाइम से ऑलमोस्ट 94,000 पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया। बाकी सेज सुपर इंटेलिजेंस की बात करके चले तो $32 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $2 बिलियन उन्होंने रेज किया है। भाई इस कंपनी के जो फाउंडर है ना वो ओपन एआई के को फाउंडर थे और वो चीफ साइंटिस्ट भी थे। यही वो थे जो कि सैम ऑल्टमैन को हटाना चाहते थे एज अ सीईओ कंपनी से। फिर कहीं ना कहीं सैम ऑल्टमैन ने दिमाग लगा के अपने आप को बचा लिया और इनको कंपनी से निकाल दिया। अब इन्होंने खुद की कंपनी शुरू करी है और वहां पे दबा के पैसा रेज कर रहे हैं। बाकी यहीं पे होती है आज की बिजनेस न्यूज समाप्त, और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में। जो लास्ट वीडियो के अंदर बहुत सारे हेट टाइप्स कमेंट्स आई तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं भाई मुझे सही नहीं लगा। मेंटल हेल्थ पिछले कुछ टाइम से थोड़ी खराब हो रही थी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मैं देख रहा था बहुत सारे लोग नेगेटिव 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 बोलते रहते थे और मैं कमेंट्स पढ़ता था तो मुझे और बुरा लगता था कि यार क्या बोले जा रहे क्या बोले जा रहे। और फिर मैंने वीडियो के अंदर में फटा, मैंने बोल दिया, जिसके चक्कर में वो जो लोग थे वो और फटे। उसमें से कुछ कमेंट्स थी जो कि बहुत पॉजिटिव थी। किसी ने मेरे को बोला कि भाई अगर आप ही ऐसे सबसे लड़ने लग जाओगे उससे कुछ चेंज नहीं होने वाला, इनफैक्ट लोग आपको और ज्यादा फालतू बोलेंगे। और मुझे बात वो रेलेवेंट लगी, तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी बात ये थी जो ट्रोलिंग होती है ना, बोलना आसान होता है कि भाई ठीक है लोग बोलते हैं, आप
इग्नोर करो, आगे बढ़ो। बट कहीं न कहीं मुझे इम्पैक्ट कर रही थी। मैं थोड़ा-सा स्ट्रेस हो रहा था, मैं फालतू सा चिढ़ रहा था, चाहे मैं टीम से बात करके चलूँ या घर पे बात करके चलूँ, मैं छोटी-छोटी बातों पे चिढ़ रहा था, चिल्ला रहा था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने फालतू का अपने घरवालों को परेशान किया और इन सबको किया। तो सिंपल सी बात ये है, गोइंग फॉरवर्ड यूट्यूब मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत बार बोला है कि भाई 1 लाख रुपए ही महीने का मिलता है इस चैनल से और मेरे लिए पैसा बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैंने जितनी ही कंपनी बेची है, मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। तो भाई गोइंग फॉरवर्ड अगर मुझे लगेगा कि मेरे को सही नहीं लग रहा वीडियो बनाना, तो मैं वीडियो बनाऊँगा नहीं। मैं ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आपको वीडियो लाके दूँगा। पिछले कुछ टाइम पे मैंने अपने आप को फालतू का स्ट्रेस किया है कि भाई ठीक है, भाई लोगों की मदद करनी है, ये करना है, वो करना है। बट अब मैं नहीं कर पाऊँगा, आई एम रियली सॉरी। मैं किसी पार्टी फंक्शन पे गया होता था, वहाँ से आता था 3 बज रहे रात को, मैं 3 बजे शूट करके टीम को भेजता था। मेरे टीम मेंबर रोज़ सुबह आपके लिए उठते हैं 6 बजे, क्योंकि रात को हम लेट शूट करते हैं, क्योंकि न्यूज़ आते-आते टाइम हो जाता है। तो मेरे टीम मेंबर सुबह उठते हैं, 6 बजे वीडियो एडिट होती है। कभी-कभार इक्का-दुक्का कुछ एडिटिंग में मिस्टेक आ जाती है, तो उसके ऊपर फिर लोग गाली देने लग जाते हैं। कभी सुबह 8 बजे टाइम सेंड नहीं डलती, भाई समझो ना सुबह 6 बजे वीडियो एडिट हो रही है, टाइम सेंड डलने में कभी बार आधा घंटा लेट हो सकता है। उसके ऊपर लोग फालतू की गालियाँ देते हैं। ठीक है, आप क्रिटिसाइज़ करो, आप ये बोलो कि भाई आज नहीं आई। लोग ये कहते हैं भाई तेरे को टाइम सेंड नहीं डालनी है, हम नहीं देखेंगे। मत देखो भाई, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मत देखो। अगर ये छोटी-छोटी चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ता है ना, मत देखो। ज़्यादा आपका मन है ना, खुद टाइम सेंड डाल दिया करो, कमेंट में डाल दिया करो, अपने आप लोग लाइक करेंगे, ऊपर आ जाएँगे। क्योंकि क्रिटिसाइज़ करना आसान है ना, तो सिंपल सी बात, ना मेरी टीम सुनेगी, ना मैं सुनूँगा। अगर मुझे लगेगा रात को मैं थक गया हूँ, मेरा मन नहीं है, तो मैं नहीं बनाऊँगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे आप जॉइन कर लो। आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगी कि सुबह मैं न्यूज़ डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा। और वो भी गारंटी नहीं है कि मैं डालूँगा या फिर नहीं डालूँगा, उसका भी अपडेट। मेरे लिए मेरी फैमिली का सुख, मेरा सुख, मेरी टीम का सुख बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंपल सी बात, ये मान लो यार 1 साल तक और न्यूज़ डालूँगा मैं। उसके बाद अब मैंने काम में, धंधे में फिर से घुस जाऊँगा। अभी ये रिलैक्सेशन पीरियड चल रहा है 1.5-2 साल का, चिल मारने दो। ज़िंदगी भर बहुत मेहनत करी है कि भाई सुबह 9 बजे ऑफ़िस आता था, रात को 11-11, 12 बजे तक जाता था। सैटरडे, संडे भी काम करता था। ऐसे तकरीबन 14 साल के अंदर मैंने 9 से 10 साल काम किया होगा। अगर 9 से 10 साल किसी बंदे ने ऐसा काम किया, वो 1.5-2 साल रिलैक्स कर रहा है, तो मैं भी रिलैक्स रहता हूँ, आप भी रिलैक्स रहो। ज़िंदगी चिल मारते हैं। 6-8 महीने में कोई नया प्रोडक्ट बना लूँगा, कोई नई कंपनी बना लूँगा। हो सकता है फिर से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरा एंटी कम्पीट जो था वो खत्म हो जाएगा। अगर मैं काम धंधे में फिर से बिज़ी हो जाऊँगा, तो फिर मैं रेगुलर न्यूज़ नहीं डाल पाऊँगा, फिर मैं कभी-कभार ही आपके लिए अवेलेबल हो पाऊँगा। साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर एक बार आप कंटेंट देखो, वो कंटेंट है, मुझे पता है व्यूज़ नहीं आने। मैं बात कर रहा हूँ 50 टीम मेंबर्स अगर आपके पास है, कैसे हैंडल करना है, 100 टीम मेंबर्स कैसे है, तब हैंडल करना है। मुझे पता है व्यूज़ नहीं आने, मैं फिर भी बना रहा हूँ कंटेंट कि भाई लोगों की मदद हो जाए, लोगों की हेल्प हो जाए। अभी कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 6-8 महीने के बाद में जब मैं बिज़ी हो जाऊँगा, तो फिर शायद मैं इतना एफर्ट नहीं डाल पाऊँगा। क्योंकि कहीं न कहीं कंपनी फिर से रीस्टार्ट होगी और स्टार्ट करने के ऊपर फिर एनर्जी बहुत ज़्यादा डालनी पड़ेगी। और अभी मेरे को फैमिली के साथ भी मज़ा आने लग गया, तो मैं फैमिली को भी टाइम दूँगा। मैं 24 घंटे काम करूँगा नहीं, तो मेरे लिए वो प्रायोरिटी नहीं रह जाएगी इन चीज़ों की। और लास्ट में बोलने का रीज़न भी यही था, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में वही लोग होते हैं जो अपने बंदे होते हैं और वो बात को समझते हैं। तो आगे से मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। कोई भी क्रिटिसिज़्म आएगा मैं नहीं देखूँगा, ना मैं उसके ऊपर रिप्लाई करूँगा। जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। अगर नहीं देखना है तो आप छोड़ सकते हो उस चैनल को। अगर आपको लगता है कोई और अल्टरनेटिव्स आपके पास में है, तो आप उसको देख सकते हो। अगर किसी को लगता है कि भाई मेरे अंदर एरोगेंस है, पैसा सर पे चढ़ गया है, तो भाई ये भी मान सकते हो आप। क्योंकि कहीं न कहीं 14 साल मेहनत करके अगर पैसा कमाया है, तो इसके ऊपर अगर कोई बंदा प्राउड होता है और बोलता है, तो कोई उसमें प्रॉब्लम भी नहीं है। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैंने इतने की कंपनी बेची और तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, या तुम ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं बोला। ना मैंने कभी टशन मारा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। ऑलवेज़ अवेलेबल रहा आप लोगों के लिए। कभी कोई ऑफ़िस आ गया, कहीं पे मिल लिया ना, तो मैं उसको प्रॉपर टाइम दिया। हमेशा सब बंदों से मज़े से रहा कि ठीक है यार, अपने बंदे हैं, अपने बंदे हैं। कभी किसी कमेंट में एक्चुअल प्रॉब्लम दिखाई दी, उसको रिप्लाई किया। बट कहीं न कहीं यार अभी ना मैं वो लेवल अप हो गया, आप ये मान लो कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो 2-3 दिन की छुट्टी थी ना पिछली, इसमें मैं थोड़ा-सा लेवल अप हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे शायद इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी लेट्स सी, ये तो टाइम ही बताएगा क्या होगा, क्या नहीं होगा। बाकी इसी के साथ में ये न्यूज़ खत्म होती है। थोड़ी-सी डीप बातें हो गई। मुझे पता है आज भी लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं चिल रहने वाला हूँ। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफ़िज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी ऑडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।